Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will revise chapter number 2, 4 and 5. देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में कोई चैप्टर आ रहा है कोई नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग वो पार्ट स्किप कर लेना जहां से आपका वाला पार्ट आ रहा है ना। जैसे सेकंड चैप्टर बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में नहीं आ रहा लेकिन कुछ बच्चों के एग्जाम में आ रहा है, तो आई हैव टू डू द रिविजन राइट। तो इसीलिए चैप्टर सेकंड भी इसमें रिवाइज किया है मैंने, उसके बाद 4 और 5 है, तो आप उस पर फोकस करिएगा अगर आपका 4 और 5 आ रहा है तो ओके। बाकी न्यू टेक्स्ट बुक आ गई है आप लोगों की सेकंड पार्ट, तो बताइए किस किस बच्चे के एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं न्यू बुक के, या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ताकि हम फटाफट उसको कवर कर लें। आप देखिएगा सेकंड पार्ट भी आ गई है। कितने बच्चों को पता था प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट अस जस्ट रिवाइज चैप्टर नंबर 2 इट्स समरी, और उसके बाद इसके एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वेदर क्या होता है। तो वेदर इज द स्टेट ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। एक पर्टिकुलर जगह पर उस समय जिस समय की बात हो रही है क्या अर्थ का एटमोस्फेरिक कंडीशन है, उसको हम कहते हैं वेदर। एटमोस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होती है गैसेस की जिसे हम एटमोस्फेयर कहते हैं। वेदर टेक्स प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर। इसमें से बहुत सारी जो लेयर्स होती हैं, जो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, वहां पे सारे वेदर फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं। ये लोवेस्ट लेयर होती है एटमोस्फेयर की। तब हमने देखा था एलिमेंट्स ऑफ वेदर। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहला हमने पढ़ा था टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान, जिससे हम मेजर करते हैं हाउ हॉट और कोल्ड द एटमोस्फेयर इज। देन प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, किसी भी फॉर्म में आकाश से आसमान से जब पानी गिरता है, चाहे वो रेन हो, स्नो हो, स्लीट हो या हेल हो, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर तीसरा हमने पढ़ा था एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे ऊपर एयर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, उसे हम कहते हैं वेट ऑफ एयर। जो हमारे ऊपर एक वेट है एयर का, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर होता है विंड। विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग डायरेक्शन एंड स्पीड। अब हवा बह रही है, किस तरफ बह रही है, यानी उसका डायरेक्शन किधर है और उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो ये विंड भी एक एलिमेंट है वेदर का। देन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मैंने बताया था उमस कितनी है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, तो ये 5 हमने एलिमेंट पढ़े थे वेदर के। पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेसिपिटेशन, तीसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चौथा विंड और पांचवा ह्यूमिडिटी। बहुत अच्छे से सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैप्टर को डिटेल में समझिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल वेदर प्रिडिक्शन। पहले के समय में वेदर के बारे में कैसे प्रिडिक्ट किया जाता था, जैसे बर्ड्स की मूवमेंट हमने पढ़ा था कि क्रो अगर ऊपर घोंसला बना रहा है मतलब बारिश कम होने वाली है, नीचे बना रहा है मतलब बारिश ज्यादा होने वाली है ना। एंड्स का देखा था हमने, फ्रॉग्स का, पाइन कोन्स देखे थे, साइन ऑफ रेन और स्टॉर्म। ऐसे ही नेचर सिग्नल हेल्प इन प्रिडिक्टिंग वेदर लॉन्ग बिफोर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। नेचर, प्रकृति के बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हमें मिलते हैं जिससे हमें हेल्प मिलता है वेदर के बारे में प्रिडिक्शन करने में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज साइंटिफिक। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम वेदर के बारे में नापते हैं या जो कि टूल्स की तरह एक्ट करते हैं वेदर फिनोमिनास को पता करने में। पहला है थर्मोमीटर, इससे हम टेम्परेचर नापते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इसकी डिग्री होती है। रेन गेज क्या होता है? इसमें रेनफॉल कितना हुआ है उसको हम मिलीमीटर में नापते हैं। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी यूनिट होती है मिलीबार, इसको एमबी लिखते हैं। विंड वेन या एनीमोमीटर क्या होता है? जिससे विंड की डायरेक्शन और स्पीड पता चलती है। हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, जिसमें हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर इस जगह की मान लीजिए एयर में कितना वाटर वेपर आ सकता है, ये होता है टोटल, है ना, और इसमें अभी कितना प्रेजेंट है, तो वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो वेदर स्टेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ये क्या होता है? कंबाइंस ऑल इंस्ट्रूमेंट्स टू रिकॉर्ड वेदर एट अ प्लेस। ये जो अभी हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक जगह पर रखा जाता है जिसमें वेदर रिकॉर्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं वेदर स्टेशन। AWS ऑटोमेटेड वेदर कंडीशन वर्क्स विदाउट ह्यूमन हेल्प एंड रिकॉर्ड डेटा फॉर वेदर प्रिडिक्शन। ठीक है, देन एट लास्ट वी सॉ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर प्रिडिक्शन। वेदर के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो इट हेल्प्स पीपल प्लान एक्टिविटीज एंड प्रिपेयर्स फॉर डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। ये सारी चीजें, साइक्लोन्स, फ्लड्स या ड्रॉट्स जैसे डिजास्टर्स आते हैं तो उनसे रेडी रहने में हमें मदद मिलती है। ओके, नाउ गवर्नमेंट यूजेस फोरकास्ट फॉर सेफ्टी अलर्ट्स एंड इवैक्यूएशन प्लान्स। गवर्नमेंट जो है फोरकास्ट का यूज करती है। फोरकास्ट मतलब अगर पहले से हमें कोई
इंफॉर्मेशन आ रहा है कि वेदर कैसा रहने वाला है, तो ये सेफ्टी अलर्ट्स इशू करने में, इवैक्यूएशन की किसी आपदा वाली जगह से लोगों को निकालने में मदद करता है। ओके, सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि इंपॉर्टेंस है किसके, वेदर प्रिडिक्शन अगर हम पहले से ही कर ले रहे हैं उसके। तो ये हो गई चैप्टर की समरी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ह्यूमिडिटी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ह्यूमिडिटी मेजर करता है, तो इसका आंसर है सी, दैट इज हाइग्रोमीटर। एनीमोमीटर नहीं है, बैरोमीटर नहीं है, हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी मेजर करता है। देन कौन सा एलिमेंट रेफर करता है मूवमेंट ऑफ एयर को, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड या ह्यूमिडिटी, तो इसका आंसर होगा विंड। ओके, देन मैं यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है वो भी दिखा देती हूँ आपको, विंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल सी लेवल प्रेशर इन मिलीबार। सी लेवल का नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, 950 MB, 1013 MB, 1100 MB या 980 MB। तो ये मैं ऑलरेडी चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त बता चुकी, इसका आंसर है बी, 1013 MB। रेन गेज क्या मेजर करता है, विंड की स्पीड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर। वेरी सिंपल, नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो इसका आंसर है बी, कि रेनफॉल को नापता है ना, मिलीबार्स में हम इसे नापते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डज वेदर अगर, किसमें होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। इसका आंसर है ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे फर्स्ट लेयर होती है और इसी में सारे वेदर फिनोमिना होते हैं। नाउ व्हाट कॉजेज द एयर प्रेशर टू डिक्रीज इन हाई ऑल्टीट्यूड। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर प्रेशर कम क्यों होता है, क्योंकि थिकर एयर होती है, मोर ऑक्सीजन मिलता है, थिनर एयर होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं। थिनर एयर होती है, इसके बारे में चैप्टर्स में हमने देखा था, क्योंकि वहां पे एयर कम होती है ना। जैसे ऐसे लेयर है, यहाँ पे आप प्लेन एरिया में हो तो ये एटमोस्फेयर की लेयर है, तो यहाँ से देखो कितना ज्यादा इसको हमें देखने को मिल रहा है एयर, है ना, थिक लेयर है, और यहाँ पर थिन लेयर है, सिर्फ इतनी ही दूर की लेयर है, राइट, वही दिया। नाउ विच इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर वेदर रिकॉर्डिंग, IMD, AWS, IFS या GPS। अभी जस्ट मैंने समरी में बताया, इसका आंसर है AWS, है ना, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। देन विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर, इनमें से कौन सा वेदर का एलिमेंट नहीं है, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी या विंड। सो इसमें से कौन सा हमने नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एयर। एयर इसका एलिमेंट नहीं है ना, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, विंड है, राइट, एयर नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सो कोकोनट ऑयल सॉलिडिफाई इन समर, रेन, विंटर या फॉग। फॉग के समय में जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, फॉग होता है, तब जो है कोकोनट ऑयल सॉलिड हो जाता है। विच डायरेक्शन डज अ विंड वेन शो, कौन सी डायरेक्शन दिखाती है विंड वेन, विंड की स्पीड, विंड की ओरिजिन या विंड का डायरेक्शन या ह्यूमिडिटी। सो हमने इसका आंसर देखा था, ये विंड के डायरेक्शन को दिखाती है। देन Who studies weather pattern, जियोग्राफर और मेट्रोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या एस्ट्रोनॉमर। मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो वेदर पैटर्न को पढ़ते हैं। IMD की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का क्या फंक्शन होता है या पर्पस होता है, मेजर प्रेशर, रेनफॉल, विंड स्पीड या टेम्परेचर। एनीमोमीटर से हम विंड को आप रिलेट कर सकते हैं, विंड स्पीड को मेजर करते हैं। ओके, सो सी इसका आंसर हो गया। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वेदर अकर्स इन द डैश। सो वेदर कहाँ होता है, सो वेदर ट्रोपोस्फेयर में होता है। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर हम किससे नापते हैं, थर्मोमीटर से नापते हैं, राइट। सो ये इसका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट इज नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, कितना होता है, 1013 मिलीबार, है ना, यही हमने अभी देखा था, कई बार देख चुके हैं। तो इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ, क्या होता है जिससे हम रेनफॉल मेजर करते हैं, रेन गेज, ठीक। फिर डैश स्टडीज वेदर पैटर्न एंड फोरकास्ट। कौन वेदर को स्टडीज करता है, वेदर के पैटर्न को और फोरकास्ट करता है, सो मेट्रोलॉजिस्ट। देन नेक्स्ट इज डैश इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड। किससे विंड का डायरेक्शन पता चलता है, विंड वेन से, अभी बताया था, है ना। देन डैश इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, राइट। देन कोल्ड एयर एक्सर्ट्स डैश प्रेशर। कैसा प्रेशर एक्सर्ट, यानी कैसा प्रेशर होता है ठंडी हवाओं से, हाई प्रेशर होता है ना, क्योंकि देखो ठंडी हवाएं हैं तो टेम्परेचर कैसा होगा, लो, तो प्रेशर कैसा होगा, हाई। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है। स्लीट इज अ डैश रेन। स्लीट कैसी बारिश को हम कहते हैं, जब पानी जम जाता है, फ्रोजन होता है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वाटर इन द एयर एग्जिस्ट एज,
एयर में वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है, सो वेपर फॉर्म में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज वेदर। वेदर क्या होता है? So, weather is the condition of atmosphere at a particular place and time, including temperature, rain, wind and etc. ठीक है, then 5 elements कौन कौन से होते हैं weather के, अभी बताया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। So, temperature, precipitation, atmospheric pressure, wind and humidity are 5 main elements of weather. ठीक, elements of weather. Now next question is what is troposphere? तो troposphere क्या है? ये atmosphere की एक layer होती है. So it is the lowest layers of Earth's atmosphere where all weather changes occur and where humans live, जहाँ पे मनुष्य जीता भी है ना. Then next one is define precipitation. Precipitation क्या है? किसी भी फॉर्म में जब पानी आसमान से गिरता है उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. सो इसका आंसर है प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम स्काई सच एज रेन, स्नो, हेल और स्लीट. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो रेन गेज क्या होता है? कई बार हमने बता दिया, बारिश को मापने का. रेन गेज कलेक्ट्स रेन वाटर इन अ ट्यूब टू मेजर हाउ मच रेनफॉल हैज अकर्ड इन एनी एरिया. देन ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना है. सो एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. तो ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट एनी गिवन टाइम. ठीक, देन नेक्स्ट वन इज व्हाट डज अ बैरोमीटर मेजर. बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? सो इससे हम इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए मिली बार्स में नापते हैं to predict weather changes. Then what is the use of AWS? Automated weather stations जो हमने पढ़े थे, इनका क्या यूज है? So ये automatically collect करते हैं वेदर के डेटा को such as temperatures, rainfall, wind speeds and pressure. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड. हाई ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई पर जाने में प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लोअर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स ड्यू टू थिनर एयर एंड लेस ऑक्सीजन. अभी मैंने डायग्राम से भी समझाया आपको. एक ट्रेडिशनल मेथड बताना है जिसमें हम बारिश को प्रिडिक्ट कर सके. सो क्रो वाला भी बताया, और भी लिख सकते हैं, जैसे फ्रॉग क्रोक करते हैं, है ना, मेंढक आवाज करते हैं. एंड्स जो है अपने एग्स को शिफ्ट करने लग जाती है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. Then what is wind? So हवा जब मूव करती है, so wind is the horizontal movement of air. ऐसा होता है vertical, लेकिन हवा हम ऐसे दिखाते हैं horizontal, है ना. So horizontal movement of air from high pressure to low pressure areas is called wind. Then how is wind speed measure? हवा की स्पीड को हम कैसे नापते हैं? So it is measured using an anemometer. Anemometer का यूज करके which spins faster when wind speed is higher. अब वो बहुत तेज स्पिन करने लगता है जब हवा बहुत तेज चलती है. अब हम कुछ लॉन्गर क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. ठीक है, सो चलिए पहला है What is the function of wind vane and anemometer? Wind vane और anemometer का क्या फंक्शन होता है? So wind vane जो होता है ये शो करता है wind के डायरेक्शन को using rotating arrows. Arrows की तरह होते हैं, वो रोटेट होता है हवा के डायरेक्शन के साथ, और इसमें कप्स लगे होते हैं जो स्पिन करते हैं with wind, measuring wind speed based on the numbers of rotation per hour. एक घंटे में कितनी बार वो कप्स रोटेट हुए हैं उस नंबर्स के बेसिस पे हम विंड की स्पीड मेजर करते हैं. नेक्स्ट इज why is measuring atmospheric pressure इंपॉर्टेंट. एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सो इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स. अ ड्रॉप इन प्रेशर इंडिकेट्स पॉसिबल बैड वेदर. इट आल्सो अफेक्ट्स ब्रीदिंग एट हाई ऑल्टीट्यूड. अगर हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर कर लें तो ये सारी हेल्प्स हमारी मिल जाएगी कि बैड वेदर आने वाला है तो पता चल जाएगा. हाई ऑल्टीट्यूड पे ब्रीदिंग, सांस लेने में अगर कठिनाई हो रही है कुछ तो वो भी पता चल जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट वेदर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वेदर पे? सो इट इन्फ्लुएंसेस अदर वेदर एलिमेंट्स लाइक ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर. टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमने देखा था कि ह्यूमिडिटी वगैरह होती है ना, प्रेशर पे भी डिफरेंस आता है. सो टेम्परेचर से ह्यूमिडिटी और प्रेशर ये दोनों लिंक्ड हैं. हॉट टेम्परेचर कैन कॉज इवेपोरेशन. अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा. कोल्ड इफेक्ट अगर है तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगी, यानी बारिश होगी. ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस अकर इन वेदर ड्यू टू लो प्रेशर सिस्टम. अगर प्रेशर सिस्टम लो है, अब देखो लो प्रेशर यानी टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा होगा, है ना. तो इसका क्या चेंजेस करते हैं ये चीजें वेदर पे? तो देखो यहाँ पे क्या आंसर लिखा हुआ है कि लो प्रेशर सिस्टम कैन कॉज स्टॉर्म्स और साइक्लोन. हमने देखा था कि सेंटर में जो आई वाला एरिया होता है साइक्लोन का, वहां पे लो प्रेशर होता है और उसी के अराउंड जो हवा का मूवमेंट हमने देखा था हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, तो अराउंड जो सारी एयर्स हैं,
है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है और वो इस तरीके का एक पैटर्न क्रिएट करते हैं साइक्लोन का, है ना। वार्म एयर राइजेस एंड कूल लीडिंग टू कंडेंसेशन एंड रेन. Okay, now next question is that what is humidity and how does it affects us? Humidity क्या होती है और ये हमें कैसे affect करती है? So humidity is whether water vapor in the air. High humidity makes us feel sticky and slow evaporation while low humidity allows clothes to dry faster. अब मैं यहाँ समझा नहीं रही हूँ क्योंकि सारी चीजें बहुत डिटेल में मैंने चैप्टर में समझाई हैं. So प्लीज आप लोग चैप्टर देखिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके नहीं होगा, है ना. So how does weather prediction helps in daily life? Weather prediction पहले से हो जाए तो उसे डेली लाइफ में क्या हेल्प मिलेगी? सो इट हेल्प्स इन प्लानिंग ट्रैवल, फार्मिंग, फिशिंग एंड स्कूल एक्टिविटीज एंड इन टेकिंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर लाइक फ्लड्स और स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स. इस तरीके के वेदर फिनोमिना से हमें हेल्प भी मिलती है प्रेडिक्शन करने में. ओके, So with this we are done with chapter number 2. Now let us just start with revision of chapter number 4. इसकी वन शॉट रिविजन और समरी वगैरह देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे. सबसे पहले हमने देखा था कि सेकेंड अर्बनाइजेशन क्या है, कि दोबारा से जो हमने फर्स्ट क्लास 6 में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, उसके बाद अर्बनाइजेशन का क्या हुआ. सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोलते हैं. अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, जब शहर विकसित होने लगे. सो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसके बाद अर्बन लाइफ डिसअपियर होने लग गई फॉर अ मिलीनियम्स, मतलब बहुत समय तक अर्बन लाइफ खत्म हो गई. एक तरीके से शहरी जो लाइफ थी, दिनचर्या थी, वो खत्म हो गई. फिर ये सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ. सो अराउंड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई एक नया फेज स्टार्ट हुआ जिसे हम कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन. कहाँ पर? इट बिगिंस इन द गंगा प्लेन एंड बियॉन्ड. गंगा का जो प्लेन है उसके अराउंड वाले एरिया में स्टार्ट हुआ. सो ये जो फेज है, दिस फेज सॉ न्यू टाउन्स एंड सिटीज, ग्रोथ इन ट्रेड एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. सो ट्रेड विकसित होने लगे, टाउन्स बनने लगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आए. राइट नाउ नेक्स्ट इज जनपद. अब जनपद और महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा था. सो जन मतलब लोग, जहां पर लोगों ने अपने, पद मतलब पैर, जहां पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया. सो स्मॉल टेरिटरीज लेड बाय राजास, इसमें राजा होते थे. फॉर्म्ड बाय क्लैंस, क्लैंस मतलब सेम काम वाले लोग या ग्रुप बनाकर जब रहने लगते थे उन्हें हम कहते हैं क्लैंस. एंड शेयर्ड कस्टम, ये जो क्लैन हुआ करते थे, ग्रुप हुआ करते थे, जगह जगह रहने लगे, इन्हें हम जनपद कहते थे. और इनके एक तरीके कस्टम मतलब रीति रिवाज ये एक तरीके के फॉलो करते थे. अब ये जो छोटे छोटे जनपद से, इनमें से कुछ जनपद डेवलप होकर महाजनपद बन गए, है ना. ये स्मॉल टेरिटरीज थी, यहाँ पर लार्जर टेरिटरीज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग जनपदास. अब ऐसे बहुत से जनपद मिल गए आपस में, इन्होंने एक महाजनपद बना लिया. ठीक है, ये कब हुआ? बाय द 8th-7th सेंचुरी बीसीई. नाउ 16 ऐसे मेजर महाजनपद थे जो इंक्लूडिंग उसमें मगध, कोशाला, वत्सा एंड अवंती, ये कुछ नाम हमने पढ़े थे. नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैपिटल्स एंड फोर्टिफिकेशन. कैपिटल्स मतलब जो मेन, जैसे ये पूरा महाजनपद है, इसमें जो सेंट्रल पॉइंट होगा, जो इंपॉर्टेंट सबसे एरिया होगा, वो होता था कैपिटल. और फोर्टिफिकेशन मतलब कि उसको फोर्टिफाई कर देना, किलेबंदी कर देना सुरक्षा के पर्पज से. ठीक है, कि कोई आक्रमण वगैरह ना कर पाए. तो सो कैपिटल्स एंड लार्ज फोर्टिफिकेशन गेट्स एंड मोट्स, बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन करने लगे, गेट्स बड़े बड़े बनाने लगे. मोट क्या होता है? जैसे ये किला है, इसके बाहर एक खाई जैसा बना दिया, उसमें पानी रख देते थे और जैसे क्रोकोडाइल वगैरह ये सब रख देते थे ताकि इससे क्या हो, किला सेफ रहे. फोर्टिफिकेशन से इंश्योर होता था कंट्रोल ओवर पीपल एंड गुड्स. मैनी एशियंट कैपिटल्स आर स्टिल मॉडर्न सिटीज टुडे. जैसे हमने पढ़ा था उज्जैनी, जो अभी आज का उज्जैन है ना, ऐसे बहुत सी पुरानी सिटीज अभी भी हम देख सकते हैं. सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब जो वहाँ पे प्रशासन था वो किस तरीके से चलाया जाता था. सो अर्ली जनपद एंड हैड असेंबलीज, जो पुराने जनपद थे उसमें असेंबलीज हुआ करती थी, सभा और समिति नाम से, है ना, जहाँ पे एल्डर्स, जो वहाँ के बुजुर्ग थे, वो एडवाइस वगैरह दिया करते थे. सम महाजनपद लाइक मगध, मगध जैसे थे, वहाँ पे मोनार्की थी. मोनार्की यानी जहाँ पर राजा रानी का शासन हुआ करता था, किंग और क्वीन का. ओके, अदर्स लाइक वज्जी, मला, वहाँ पे रिपब्लिक्स हुआ करते थे. सारे पॉइंट्स में ऑलरेडी सोशल के जो सिविक्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 आई थिंक, उसमें मैंने समझा दिया. रिपब्लिक्स जहाँ पर जो हेड होता है राज्य का वो चुना जाता है, वो कोई किसी फैमिली का नहीं होता, राजा की फैमिली का नहीं होता है. मोनार्की यानी राजा की फैमिली का था. रिपब्लिक यानी लोगों ने चुनकर उस जगह का हेड बनाया है. रिपब्लिक्स हैड डेमोक्रेटिक ट्रेड्स विद डिसीजन मेकिंग थ्रू असेंबलीज. इवन इलेक्शंस भी देखने को मिलते थे
रिपब्लिक्स में लोग जो अभी मैंने आपको इसमें बताया कि रिपब्लिक में जो हेड होता था उसको इलेक्शन के थ्रू चुना जाता था, है ना। और डेमोक्रेसी जो अभी है, लोकतंत्र जैसा वहां पर ट्रेड्स थे, मतलब वहां पर देखने को मिलता था। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इनोवेशन, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हुए, इकोनॉमिक में हुए। सो आयरन मेटलर्जी स्टार्ट हो गई, आयरन यानी लोहे से यूज करके हम बहुत सारी चीजें बनाने लग गए, अलाइंग लार्ज स्केल एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव्ड वेपन्स, अब हथियार वगैरह भी बहुत अच्छे होने लग गए, और खेती में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए क्योंकि अब हल आ गए थे, है ना। सो फर्स्ट यूज ऑफ सिल्वर पंच्ड कॉइन्स, पंच मार्क कॉइन्स एनेबल ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार बहुत आसान हो गया क्योंकि अब इसमें कॉइन्स यूज करने लग गए थे सामान के बदले में। दो ट्रेड रूट्स हमने देखे थे, बहुत फेमस हुए थे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ, है ना। ये पूरे इंडिया के रीजन्स को कनेक्ट करते थे। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था सोसाइटी एंड ऑक्यूपेशन, क्या क्या काम लोग किया करते थे, और वहां पर वर्ण जाति सिस्टम था। वर्ण जाति मतलब जो जिस काम को करता था उनका एक ग्रुप बन जाता था, उसे हम जाति इस हिसाब से बांटते थे। सो जाति क्या हो गया, कम्युनिटी बेस्ड ऑक्यूपेशनल ग्रुप, ऐसे कम्युनिटी जिसमें वो क्या काम करते हैं उस बेसिस पे ग्रुप बन गया। जैसे मिट्टी के बर्तन बना रहे तो कुम्हार का एक ग्रुप हो गया, किसानों का हो गया, व्यापारियों का ग्रुप हो गया, है ना। और यही जनरेशन टू जनरेशन चलता चला गया, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। तो इसे हम बोलते हैं जाति, जाति बेस्ड जो कम्युनिटी में डिविजन हो जाए। देन वर्ण क्या होता है, चार फोल्ड्स हमने देखे थे वर्ण सिस्टम के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। देन इनिशियली फ्लेक्सिबल, ये जो वर्ण सिस्टम था शुरू में तो फ्लेक्सिबल था कि लोग, ऐसा नहीं था कि एक से दूसरे में चेंज नहीं हो सकते, या रूल इतने टफ नहीं थे, लेकिन ये फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम रिजिड होता चला गया, बहुत कठोर हो गए, है ना। जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज हो गई कि मान लो कोई ऊपर जो ज्यादा कि कुछ कम्युनिटी स्ट्रांग हो गई और कुछ कम्युनिटी वीक हो गई, है ना। तो ये बाद में बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि रिजिड इसमें रूल्स रेगुलेशंस हो गए। नाउ डेवलपमेंट्स इन साउथ इंडिया, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पे सिटी इमर्ज हुई 400 BCE के अराउंड। चोलास, चेरास, पांड्यास, ये जो तीन हम पढ़ रहे हैं ये पावरफुल हुए वहां पर। सदर्न इंडिया ट्रेडेड इन जेम्स, गोल्ड, स्पाइसेस विद इंडिया एंड ओवरसीज। सदर्न इंडिया का जो पार्ट है वो इन चीजों का व्यापार करता था, कीमती पत्थर का, सोने का, मसालों का। सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं व्यापार होता था, ओवरसीज दूसरी कंट्रीज में भी जाया करते थे। तो ये सारी चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी थी। डिटेल में चैप्टर समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, राइज ऑफ आयरन टूल, स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, हड़प्पन राइटिंग एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील। इसमें से कौन सा एक वो हो सकता है कि जिससे सेकेंड अर्बनाइजेशन की स्टार्ट हुई? तो आयरन टूल का हमने देखा था स्टार्ट हो गया था क्योंकि आयरन मेटलर्जी हमें पता चल गई थी। देन हाउ मेनी महाजनपद आर मेंशन इन इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट, कितने महाजनपद है? 10, 12, 16 या 20? बहुत सिंपल है, अभी मैंने बताया था 16 महाजनपद है ना, 16। देन द टर्म जनपदा मीन्स, जनपद का मतलब क्या होता है? अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, लैंड ऑफ रूलर्स, फूट ऑफ सोल्जर्स, वेयर पीपल हैव सेटल्ड, या विलेज, जहाँ पे लोग जन सेटल डाउन होने लगे, रहने लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, yes. Now next is Vajji was known for being a kingdom, monarchy, republic या capital। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एक मार्क के क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच दैम में, कहीं पर भी। तो इसका आंसर है रिपब्लिक। अभी जस्ट बताया कि वज्जी में क्या था? रिपब्लिक था, है ना। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन किसके बने होते थे? कॉपर के, ब्रॉन्ज के, सिल्वर के या आयरन के? इतने इजी इजी क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच रूट कनेक्टेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू द ईस्ट। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से, मतलब ऊपर से एकदम ले लीजिए, और ईस्ट तक, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक अगर कनेक्ट करना है तो सिल्क रूट, दक्षिण पथ, उत्तर पथ या मैरीटाइम पाथ, कौन सा होगा? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी, उत्तर पथ। नॉर्थ में है तो उत्तर यानी नॉर्थ, दक्षिण को क्या बोलते हैं? साउथ, है ना। सो उत्तर पथ इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। मगध का कैपिटल क्या था? उज्जैनी, चंपा, राजगृह, वैशाली। तो इसका आंसर था राजगृह, है ना। देन इन अर्ली सोसाइटीज असेंबलीज वर कॉल्ड, सभा, समिति, पंचायत एंड समाज, परिषद एंड राज्य, विधान या लोक। तो सभा एंड समिति। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। देन नेक्स्ट इज
फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेड यूजिंग विच मेथड, कार्विंग, मोल्डिंग या पंच मार्किंग या कास्टिंग? सो पंच मार्किंग इज द आंसर, पंच मार्क कॉइन हुआ करते थे। विच ऑफ दीज वाज अ सदर्न किंगडम, साउथ के किंगडम कौन कौन से, कुरु, गंधारा, अवंती या चेरा? चेरा इसका आंसर है, चेरा, चोला और पांड्याज हमने पढ़ा था। देन सिस्टम डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू जाति एंड वर्ण, ट्राइबल, फ्यूडल या वर्ण जाति सिस्टम या मॉडर्न? तो वर्ण जाति सिस्टम ने सोसाइटी को डिवाइड किया था ऑक्यूपेशनल बेसिस पे, है ना। सभा कंसिस्ट ऑफ, सभा में कौन मेंबर हुआ करते थे, मिनिस्टर्स, इलेक्टेड रूलर्स, एल्डर्स ऑफ द क्लैन या वॉरियर्स? सो एल्डर्स ऑफ द क्लैन, जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो, है ना, ये हमने पढ़ा भी था अभी। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देख लिए। सो पहला है जनपद मीन्स द प्लेस वेयर पीपल हैव, क्या किया था लोगों ने, सेटल हुए थे। द गंगा प्लेन सॉ द राइज ऑफ अर्बनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड अर्बनाइजेशन, है ना, ये फिल कर लीजिएगा। असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति वर फिल्ड विद, कौन होते थे सभा समिति में, एल्डर्स हुआ करते थे। राजगृह कहाँ का कैपिटल था, मगध का था, है ना, ये अभी मैंने आपको बताया। देन वर्ण सिस्टम हैड डैश डिवीजन, क्या डिवीजन हुआ करते थे वर्ण सिस्टम में, 4 डिवीजन हुआ करते थे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। देन नेक्स्ट इज आयरन रिप्लेस डैश इन टूल्स एंड वेपन्स, आयरन ने रिप्लेस कर दिया क्या, ब्रॉन्ज। पहले ब्रॉन्ज पता था लोगों को, है ना, बाद में फिर आयरन के बारे में लोगों को पता चला। डैश हैड हेरिडिटरी रूलर्स विद सेंट्रल अथॉरिटी, तो मोनार्की में सेंट्रल अथॉरिटी होती थी और हेरिडिटरी रूलर्स होते थे। देन अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स वर डैश मार्क्ड, पंच मार्क कॉइन्स हुआ करते थे। देन चोला, चेरा एंड पांड्या किंगडम्स रोल्स इन साउथ इंडिया, ये साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये सारे किंगडम्स आए थे। असेंबलीज कुड इवन डैश द किंग, क्या कर सकते थे असेंबलीज, किंग को रिमूव भी कर सकते थे, है ना। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज सेकंड अर्बनाइजेशन, क्या है सेकंड अर्बनाइजेशन? सो सेकंड अर्बनाइजेशन refers to the re-emergence of cities and towns in the Ganga plain around first millennium BCE. फिर word जनपद का मतलब क्या है? So जनपद जहां पर लोगों ने, where people have settled, areas occupied by early clans or communities under a राजा। अब देखो ये ऊपर डैश डैश आता है ना, एक बच्चे ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा ऐसा क्यों लिखा होता है, मैंने वैसे तो आंसर कर दिया है। देखो जब हम हिंदी का कोई शब्द इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको हमें पढ़ना कैसे है, कौन से वर्ड पे ज्यादा फोर्स देना है, तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन के लिए लगा होता है। इसको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। फिर है हु गवर्न जनपदा, जनपद को कौन गवर्न करते थे? सो दीज वर गवर्न बाय राजा, इसको हम राजा के थ्रू ये गवर्न होते थे। ऑफन एडवाइज बाय एल्डर्स इन सभा एंड समिति, और ये जो राजा हुआ करते थे इनको कौन एडवाइस दिया करते थे? एल्डर्स, जो बड़े हैं किसके, सभा और समिति के। महाजनपद क्या थे? यही जनपद जो धीरे धीरे ग्रो होकर महाजनपद वर लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स फॉर्म बाय मर्जिंग जनपद जब मर्ज हो गए, एक साथ इकट्ठा हो जाया करते थे तो वो महाजनपद क्रिएट करते थे। ये फोर्टिफाई होते थे, इनके स्ट्रॉन्ग कैपिटल होते थे और आर्मीज भी बहुत बड़ी हुआ करती थी। देन नेक्स्ट इज नेम 2 रिपब्लिक महाजनपद, कौन से 2 रिपब्लिक महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा, उनके आंसर देने हैं। पहला वज्जी और दूसरा मल्ला। ये रिपब्लिकन सिस्टम थे जहां पे डिसीजन जो है असेंबलीज के द्वारा लिए जाते थे। पंचमार्क कॉइन क्या थे? तो अभी मैंने आपको बताया सिल्वर कॉइन्स जो हुए करते थे शुरू के पहले के, उन्हें स्टैम्प किया जाता था सिंबल्स के साथ, उसके ऊपर सिंबल मार्क किया जाता था और ट्रेड के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता था। सेकेंड अर्बनाइजेशन पीपल में उन्हें हम पंचमार्क कॉइन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट मेड आयरन इंपॉर्टेंट, आयरन क्यों इंपॉर्टेंट बना? मैंने कई बार बता दिया, क्योंकि इससे एग्रीकल्चर में भी इंप्रूवमेंट हुआ, हल वगैरह जो थे वो अब आने लग गए हैं ना आयरन के, तो खेती आसान हो गई और ज्यादा खेती होने की वजह से लार्जर पॉपुलेशन को हेल्प मिला, खाने पीने की कमी नहीं रही और ग्रोथ हुआ अर्बनाइजेशन में। ओके, नाउ हु वर वैश्यास इन वर्ण सिस्टम, वैश्यास का क्या काम था वर्ण सिस्टम में? सो वैश्यास वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इंक्रीजिंग द सोसाइटी वेल्थ, सोसाइटी की वेल्थ को बढ़ाना, कैसे? ट्रेड करके, व्यापार करके, खेती करके, है ना। सो वैश्या का काम था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रोल ऑफ सभा, सभा का क्या रोल था? सो सभा वर काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स दैट एडवाइज राजा ऑन गवर्नेंस एंड कम्युनिटी मैटर। ये जो एल्डर्स की काउंसिल हुआ करती थी, एडवाइस करती थी राजा को किस चीज में? गवर्नेंस में, मतलब शासन कैसे चलाना है, और कम्युनिटी का कोई डिसीजन लेना है। तो मोट क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि किले के अराउंड एक वाटर फिल्ड डिच हुआ करता था, जैसे
जैसे महल है उसके चारों तरफ एक गड्ढा खोद दिया जाता था और उसमें पानी भर दिया जाता था, और ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता था कि शत्रु सीधा आके अटैक नहीं कर सकते, इनको ये मोड पार करना बहुत टफ हो जाया करता था। उत्तर पथ क्या है? सो नॉर्थ वेस्ट से जो ईस्टर्न पार्ट को कनेक्ट करता है उस रास्ते को हम बोलते थे उत्तर पथ, है ना, जो एंशिएंट ट्रेड रूट था। हाउ वाज वर्ना सिस्टम स्ट्रक्चर? वर्ना सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है? सो सोसाइटीज में 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ओके, अब हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। सेकेंड अर्बनाइजेशन के मेन फीचर्स बताने हैं हमको, क्या क्या थे। सो इट अकर्ड इन द गंगा प्लेन फर्स्ट मिलेनियम बीसी के अराउंड। इट फीचर्ड अर्बन ग्रोथ, यहाँ पे हमने सिटी कल्चर को देखा कि ग्रो हुआ। आयरन टूल का यूज हुआ। ट्रेड एक्सपैंड हुए, मतलब ट्रेड रूट्स जो थे उनका एक्सपेंशन हुआ, बहुत ज्यादा फैले ट्रेड रूट्स, और पावरफुल स्टेट्स जैसे मगध और कौशल हमें देखने को मिले। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड आयरन टूल चेंज एंशिएंट इंडिया। आयरन टूल्स जो थे उन्होंने कैसे एंशिएंट इंडिया को चेंज किया। सो ये इसकी वजह से एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ, वॉरफेयर, क्योंकि अब जो हथियार वगैरह थे वो अच्छे बनने लग गए, एनेबलिंग इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड डिफेंस। दिस सपोर्टेड ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक्सपैंडिंग ट्रेड एंड राइज ऑफ टाउन्स एंड फोर्टिफाइड सिटीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज What were the function of assembly? सभा और समिति के क्या फंक्शन थे? सो इनका जो मेन काम था ये डिस्कस करते थे क्लैन में जो इशू है, क्लैन यानी जो एक समुदाय बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, उसमें कौन से इशू चल रहे हैं, राजा को एडवाइस देते थे। कभी कभी तो ये राजा को सेलेक्ट भी करते थे और रिमूव भी कर सकते थे। दे रिफ्लेक्ट अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन रिपब्लिक्स लाइक वज्जी एंड मल्ला, ये जगह के नाम है ना। देन नेक्स्ट इज हाउ डिड फोर्ट्स एंड मोट्स प्रोटेक्ट एंशिएंट सिटीज। अभी फोर्ट्स, किले जो हैं, किलेबंदी जो करते थे, या मोट्स जो थे, कैसे प्रोटेक्ट करते थे सिटी को। सो फोर्ट्स हैड हाई वॉल्स, इनकी ऊंची दीवारें हुआ करती थी। नैरो गेटवे, जैसे ऊंची ऊंची दीवारें, इसमें छोटा सा एक गेट होता था, है ना, जिससे कि बड़ी आर्मी कोई भी डायरेक्ट हमला नहीं कर सकती थी। सो और यहाँ पे मोट हुआ करते थे, जो मैंने बताया कि गड्ढे जैसा रहता था, उसमें खाई जैसा, और पानी फिल कर दिया जाता था, है ना, सिटी के चारों तरफ, ताकि सिटी जो है प्रोटेक्ट रह सके बाहर के आक्रमण से। दीज डिफेंसिव फीचर्स प्रिवेंट इन्वेशन एंड सिंबलाइजेस द स्ट्रेंथ एंड प्लानिंग ऑफ अर्ली अर्बन सेंटर्स। इससे अर्ली अर्बन सेंटर्स जो थे उनकी स्ट्रेंथ और प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी डिफेंसिव फीचर्स की वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सोसाइटी बिकेम अनइक्वल ओवर टाइम। सोसाइटी पहले तो इक्वल थी, फिर ये अनइक्वल कैसे होने लग गई। सो जो हमने पढ़ा वर्ण जाति सिस्टम, वो पहले फ्लेक्सिबल था, लेकिन धीरे धीरे वो रिजिड हो गया। वेल्थ, जो पैसे थे या पावर थी, कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होकर रह गई इन सर्टेन ग्रुप्स, लेकिन जो दूसरे थे अदर फेस्ड एक्सक्लूजन, उनको जो मेन समुदाय है उनसे अलग कर दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से इट लीड्स टू लॉन्ग लास्टिंग सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। तो समाज में इनइक्वालिटी आने लगी, मतलब भेदभाव की जो अमीर है वो अमीर रहने लग गया, पावर भी कुछ लोगों के हाथ में सिमट कर रह गई, और इसकी वजह से न्याय में भी कमी हुई, इनजस्टिस रहने लग गया। ओके, नाउ हाउ डिड सदर्न इंडिया पार्टिसिपेट इन सेकेंड अर्बनाइजेशन। जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, जहाँ पे चोला, चेरा और पांड्या का हमने देखा, उनका क्या पार्टिसिपेशन था सेकेंड अर्बनाइजेशन में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सदर्न किंगडम्स लाइक चोलास, चेरास, पांड्यास एस्टैब्लिश सिटीज, उन्होंने भी सिटी एस्टैब्लिश की और व्यापार में एंगेज हो गए। दे एक्सपोर्टेड जेम्स, स्पाइसेस एंड गोल्ड एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद अदर इंडियन एंड ओवरसीज रीजन्स। जो जेम्स थे, मतलब हमने देखा था कि कीमती पत्थर, मसाले, सोने का, और ये सब का व्यापार करने लगे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने लगे इंडिया के अदर पार्ट से भी और दूसरे कंट्रीज से भी। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 4 ऑल्सो। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, इसकी समरी देखते हैं और इसके नोट्स वगैरह देखते हैं और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एम्पायर क्या होता है, साम्राज्य। तो एम्पायर एक वास्ट टेरिटरी होती है, टेरिटरी यानी लैंड एरिया, ठीक है, एक वास्ट लैंड एरिया होता है वेयर मेड अप ऑफ स्मॉलर किंगडम्स, जहाँ छोटे छोटे राज्य या किंगडम्स मिलकर इस एम्पायर को बनाते हैं। रूल बाय अ पावरफुल एम्पेरर, और वहाँ का एक बहुत बड़ा और पावरफुल सम्राट होता है। एम्पेरर्स ऑफन एक्सपैंड थ्रू वॉर एंड रिसीव ट्रिब्यूट फ्रॉम द स्मॉलर किंगडम्स। वॉर के थ्रू वो आसपास के एरियाओं को जीतते हैं राजा, और राजा तो नहीं सम्राट बोलेंगे, और उनसे ट्रिब्यूट भी लेते हैं एज अ गिफ्ट, है ना। एम्पायर्स हैव सेंट्रलाइज्ड पावर,
large armies, fortified cities and administrative control. देखिए इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं किया है, बस आप लोगों को जाकर पुरानी वीडियोस देखनी है। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, सो यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस, ओके, ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ बस एक नोट्स समरी के लिए दिया है ताकि चैप्टर रिवाइज हो जाए। चलिए अब अगला देखते हैं। सो एम्पायर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले डाइवर्स पॉपुलेशन होती है एंड टेरिटरीज होती है, मतलब बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। यहाँ कुछ कल्चर है, ट्रेडिशन है, यहाँ कुछ कल्चर ट्रेडिशन है, राइट। सेंट्रल अथॉरिटी एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम वैसल किंग्स। एक जो सेंट्रल अथॉरिटी है, मेन किंग होता है या मेन जो एम्पायर होता है, उसका इन पर कंट्रोल होता है। छोटे छोटे यहाँ पर जो किंगडम्स हैं, और सभी किंगडम से ये जो मेन किंगडम है वो ट्रिब्यूट वसूलता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इकोनॉमी को मेंटेन करना, प्रमोशन ऑफ आर्ट, रिलीजन, लिटरेचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये सारे काम जो होते हैं एम्पायर्स में होते हैं कि आर्ट को हम प्रमोट करते हैं। राजा वगैरह जो होते हैं सम्राट, वो आर्ट को प्रमोट करते हैं, सभी रिलीजन्स को प्रमोट करते हैं, लिटरेचर्स को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, जैसे ब्रिज वगैरह बनाए या रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए, राइट। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ट्रेड यानी जो व्यापार होता है उसको रेगुलेट किया जाता है, यानी टैक्सेस वगैरह जो होते हैं वो वसूले जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टैक्सेशन। नेक्स्ट है ट्रेड और गिल्ड्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है। सो ट्रेड रूट्स जो हमने 2 पढ़े थे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ, वर क्रूशियल। ये 2 रूट्स इंपॉर्टेंट थे। गुड्स ट्रेडेड इंक्लूड टेक्सटाइल यानी कपड़े वगैरह ट्रेड किए जाते थे, स्पाइसेस यानी मसाले, जेम्स यानी कीमती पत्थर, एंड एनिमल्स। गिल्ड्स क्या होते हैं, हम श्रेणीज भी बोलते हैं। वर एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, जब ट्रेडर्स आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते थे तो उनको हम श्रेणीज या गिल्ड कहते थे। या फिर ट्रेडर्स और आर्टिशंस भी उसमें होते थे, इनके अपने खुद के रूल्स होते थे, और जो इनके हेड हुआ करते थे गिल्ड्स के, जो हेड पोजीशन हुआ करती थी वो इलेक्टेड होते थे, यानी इनका इलेक्शन हुआ करता था। देन नेक्स्ट हमने देखा था राइज ऑफ मगध। मगध का कैसे ग्रोथ हुआ, कैसे वो राइज हुआ। तो इसका जो लोकेशन है वो गंगा प्लेन में है, जिसकी वजह से वहां पे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आयरन के बहुत सारे खजाने हैं, फॉरेस्ट है, फर्टाइल लैंड है, इसकी वजह से मगध की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके ग्रोथ में, ठीक है। सो किंग जो लाइक अजातशत्रु एंड महापद्म नंद एक्सपैंडेड द किंगडम। नंदास जो नंद डायनेस्टी थी, यूनिफाइड रीजन, उन्होंने पूरे जो आसपास के रीजन है उनको यूनिफाई किया, एक बनाया, एंड इशूड पंचमार्क कॉइन्स, जो कॉइन्स हुआ करते थे वो भी इशू करना शुरू किया। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बारे में। ये ग्रीक किंग थे अलेक्जेंडर, जिसे हिंदी में सिकंदर महान भी बोलते हैं। इन्होंने इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहां पर इन्वेड किया। इन्वेड करना मतलब आक्रमण करना। 327 से 325 BCE तक उन्होंने जो उस एरिया में राजा थे पोरस, उनसे लड़ाई की, और पोरस जो राजा थे उनकी ब्रेवरी से अलेक्जेंडर इम्प्रेस हुए, देन एंड मेड हिम अ क्षत्रप, और उन्होंने उसे क्षत्रप बना लिया। क्षत्रप क्या होता है, जैसे अलेक्जेंडर ने जो जो एरिया जीते उन एरिया पर अब वो हर जगह तो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता था ना, तो उसने अपना एक व्यक्ति रख दिया कि इसका शासन संभालेगा, तो उसको क्षत्रप कहा जाता था, ओके। ओपन इंडो ग्रीक कल्चरल एक्सचेंजेस बट डिडंट कंट्रोल सेंट्रल इंडिया। अब वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक तो आया था, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर, वहां तक तो वो आया था, लेकिन ये अंदर सेंट्रल इंडिया तक नहीं आ पाया था। सो कल्चरल एक्सचेंज को उसने बढ़ावा दिया। अब ग्रीक के लोग जो है वो इंडियन कल्चर से मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये एक हम कह सकते हैं गेटवे बना जिसमें कल्चरल एक्सचेंजेस हुए, ओके। देन व्हाट वी लर्नड अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य एंड द मौर्य एम्पायर। हमने देखा कैसे मगध के बाद मौर्य एम्पायर एक बड़ा साम्राज्य बना, और हमने देखा था कि चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने नंदा को डिफीट किया, किसकी हेल्प से, कौटिल्य, चाणक्य भी उनका नाम था, एक और नाम था कौटिल्य का, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश किया, कहाँ से, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द डेक्कन पार्ट। मेगास्थनीज ये एक राजदूत थे, विजिटेड हिज कोर्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया, किस किताब में, इंडिका में। मेगास्थनीज कहाँ के थे ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ कौटिल्य का जो गवर्नेंस सिस्टम था कि किस तरीके से साम्राज्य को संभालना चाहिए, उसको सप्तांग थ्योरी से समझा जाता है। 7 लिम्स यानी सप्त, 7 जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उससे। सबसे पहले किंग यानी स्वामी, मिनिस्टर यानी अमात्य, टेरिटरी यानी जनपद, फोर्ट यानी दुर्ग, ट्रेजरी यानी कोष, और आर्मी यानी दंड, एंड अलाइज यानी मित्र, जो उस पर्टिकुलर राज्य के मित्र राज्य हुआ करते थे उसके बारे में लिखा है। गवर्नेंस मस्ट फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर। हमने देखा था कि गवर्नेंस जो होता है, जो साम्राज्य संभालने का काम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंस किसको दी जानी चाहिए, लोगों की भलाई को दी जानी चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोका के बारे में हमने पढ़ा था। सो
मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त के ये ग्रैंडसन है अशोका। चंद्रगुप्त के सन का क्या नाम है वो भी मैंने चैप्टर में बताया था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो एक पीसफुल एम्पायर के रूप में इन्हें जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, कलिंगा वॉर लड़ा, लेकिन कलिंगा वॉर में उन्होंने इतनी ज्यादा वायलेंस वगैरह देखी जिसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया आफ्टर द वॉर एंड प्रोमोटेड धर्म को प्रमोट करने लगे, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का साथ देने लगे और रिलीजियस टॉलरेंस मतलब हर धर्म को बराबरी से इज्जत और सम्मान देने लगे। इशूड एडिक्ट्स, उन्होंने एडिक्ट्स लिखवाए। एडिक्ट्स मैंने आपको बताया था जो हार्ड सरफेस पे खुदवा कर लिखवाया जाता है उसे इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है, उसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ओके, अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। चलिए अब आगे देखते हैं। सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्यास, मौर्यास के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे? सबसे पहले जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था उसके हमें रिकॉर्ड मिलते हैं, लाइक सुहगौरा कॉपर प्लेट पे। सिटीज लाइक पाटलिपुत्र वर वेल प्लान विथ ट्रेड एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सिटी बहुत अच्छे से प्लान करके बनाई गई थी। आर्किटेक्चर प्रमोट किया गया जैसे सांची स्तूपा, स्टोन पिलर्स, टेराकोटा आर्ट्स, टेराकोटा जो मिट्टी के जो खिलौने वगैरह बनते हैं वो। प्रोमोटेड एनवायरमेंटल केयर, एनवायरमेंट के प्रति भी हमने देखा कि बहुत सारे एक्शंस लिए गए पब्लिक के हेल्थ के लिए। और रिलीजियस टॉलरेंस, अभी मैंने बताया रिलीजियस टॉलरेंस क्या होता है। रिलीजियस टॉलरेंस मींस कि सभी धर्मों को समान नजरों से, समान दृष्टि से देखना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिक्लाइन एंड फ्रेजिलिटी ऑफ एम्पायर्स। कोई भी एम्पायर कैसे डिक्लाइन होता है, कैसे फ्रेजिलिटी होती है, मतलब कैसे नाजुक हो जाता है अंत समय में आकर और खत्म हो जाता है, वैसे ही मौर्य एम्पायर के साथ हुआ। सो एम्पायर जो है वो वीक हो गया, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हो गया उसका साइज, वहां पे रिबिलियंस होने लगे। रिबिलियंस यानी मतलब लोग विद्रोह करने लग गए, जैसे बड़ा एम्पायर था। सो यहाँ पर जो किंगडम है वो सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं मानता था और अगर ये स्ट्रांग हो जाता था तो ये रिबिलियन यानी विद्रोह करने लगता था, इकोनॉमिक इश्यूज आने लग गए। मौर्यन एम्पायर वीकेंड, लास्ट में मौर्यन एम्पायर वीक हो गया आफ्टर अशोका एंड ब्रोक इनटू स्मॉलर किंगडम्स, और ये ब्रेक होकर छोटे छोटे राज्यों में फिर से बट गया। येट एम्पायर्स लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर। एम्पायर खत्म तो हुआ, फिर भी इस एम्पायर ने एक लेगेसी एस्टैब्लिश की, यूनिटी की, कि कैसे एकजुट होकर एक बड़ा साम्राज्य बन सकता है, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है, और कल्चरल जो हमने देखा था एक्सचेंजेस किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी थी। आई होप आपको अच्छे से रिविजन हो गया होगा, लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी चैप्टर की वीडियो जरूर देखिए। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे फिर अदर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट डज द वर्ड एम्पायर्स, जो एम्पायर वर्ड है वो कहाँ से आया था? ग्रीक से, लैटिन से, संस्कृत से या पर्शियन से? तो इसका आंसर हमने देखा था बी, यानी लैटिन शब्द है, तो ये सही आंसर है। देन हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? अशोक, धनानंद, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज डी। देन व्हाट वाज कौटिल्य's फेमस पॉलिटिकल वर्क कॉल्ड? अर्थसूत्र, अर्थशास्त्र, धम्मपद और मनुस्मृति। सो अर्थशास्त्र इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। देन व्हाट सिंबल फ्रॉम अशोका's टाइम इज इंडियाज नेशनल एम्बलम टुडे? बुल, हॉर्स, फोर लायंस या धर्म चक्र? कौन सा है नेशनल एम्बलम हमारा? 4 लायंस इज आवर नेशनल एम्बलम। और धर्म चक्र क्या है? जो हमारे फ्लैग में भी हमें देखने को मिलता है, जो चक्र है ना, सेंट्रल जो स्ट्रिप है उसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर गिल्ड्स? गिल्ड्स क्या होते हैं? संस्कृत में क्या कहा जाता है? महाजनपद, श्रेणी, शूद्रास या धम्मा? तो श्रेणीज कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी। देन व्हाट बैटल चेंज्ड अशोका's लाइफ? मगध, अलेक्जेंडर्स वॉर, कलिंगा वॉर और सांची? सो कलिंगा वॉर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। देन व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर? वाराणसी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या कुशीनारा? मौर्य एम्पायर की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन इंडिका किसने लिखी? कौटिल्य ने, पाणिनि ने, मेगास्थनीज ने या अलेक्जेंडर ने? मेगास्थनीज ने लिखी थी। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि कहां से थे, तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नाउ हु वाज धनानंद सक्सेसर? धनानंद के बाद कौन आया था? कौटिल्य, चंद्रगुप्त, अशोका या महापद? तो ये इसके बाद आए थे चंद्रगुप्त। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। देन अशोका's edicts were written in which language? ग्रीक, संस्कृत, तमिल या प्राकृत? प्राकृत भाषा में लिखी गई है। और इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है वो आप मुझे बताएंगे, है ना, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देन व्हाट वाज द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग मौर्यन टाइम? वॉर, ट्रेड, हंटिंग या नोमैडिक हर्डिंग? कौन सी है मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो हमने देखा था बी, यानी ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट
इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, है ना। देन व्हाट स्क्रिप्ट ओवर अशोकास एडिक्ट इंस्क्राइब्ड इन, किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है अशोका के एडिक्ट्स, ग्रीक, देवनागरी, ब्राह्मी या खरोष्टी। तो इसका आंसर अगर आपने किया होगा अभी कमेंट सेक्शन में तो यहीं पर इसका आंसर आ गया है ना। तो क्या है, ब्राह्मी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे, आप फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कभी कभी मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आपने कितने कम क्वेश्चंस बताए या और क्वेश्चंस बताइए। चैप्टर पढ़ना मेन बात है। मैंने दो वीडियोस यानी 2 पार्ट्स में चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना टाइम लगा होगा, है ना। और उसको अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो मैं चाहे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करवा दूं ना किसी भी टाइप के, मान लो फिल इन द ब्लैंक्स 50 करा दिए, 50 ऑब्जेक्टिव करा दिए, कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे चीजों को अच्छे से, तो क्वेश्चंस करके कुछ भी नहीं होने वाला, वो रटने वाली बात होती है। ओके, चलिए आप फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन चैप्टर पहले समझना है। द डैश वाज एन एंशिएंट कॉपर प्लेट रिकॉर्ड यूज्ड टू स्टोर फैमिन रिलीफ डेटा। कहां पर हमने वो देखा था, सोहागुरा। देन गिल्स ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड वर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता था गिल्स को, श्रेणीज। देन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग नॉर्थ टू सेंट्रल इंडिया, उस ट्रेड रूट को क्या कहा जाता था, उत्तर पथ। देन द डायनेस्टी इशूड पंच मार्क कॉइन्स बिफोर मौर्य, किस डायनेस्टी ने पंच मार्क कॉइन्स इशू किए थे, नंदा। और ऐसे भी तो देख सकते हो, मौर्य से पहले नंदा ही आए थे। देन इंडो ग्रीक एक्सचेंज वाज स्टार्टेड आफ्टर, किसके इन्वेशन के बाद इंडो ग्रीक के एक्सचेंज हुए, कल्चरल एक्सचेंजेस, अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो द डैश पिलर वर यूज टू इंस्क्राइब अशोकास एडिक्ट्स, कौन से पिलर्स यूज होते थे, स्टोन पिलर। देन अशोका ने फॉलो किया डैश आफ्टर विटनेसिंग द सफरिंग इन द कलिंगा वॉर, उन्होंने क्या फॉलो करना शुरू कर दिया, बुद्धिज्म। देन एंशिएंट इंडियन गिल्ड्स जो हुआ करते थे ऑफन हैड डैश हेड्स हु मैनेज्ड ग्रुप अफेयर्स, जो हेड हुआ करते थे उन ग्रुप्स के, वो क्या होते थे, मैंने अभी आपको समरी में भी समझाया है। क्या आंसर हो सकता है इसका, इलेक्टेड, उनको इलेक्ट किया जाता था। पाटलिपुत्र वाज नोन फॉर इट्स वेल प्लान, क्या था यहाँ पर, वेल प्लान, रोड्स हुआ करते थे वेल प्लान। कौटिल्य के जो वर्क है वो स्ट्रेस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन गवर्नेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है, पब्लिक के वेलफेयर को, है ना। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड श्रेणीज प्लेड इन एंशिएंट इंडिया, श्रेणी का क्या रोल था एंशिएंट इंडिया में। They managed trade, protected members' interest and maintained order among craftsmen and merchants. वो ट्रेड मैनेज करते थे, मेंबर्स जो थे उस गिल्ड के या श्रेणी के, उनके इंटरेस्ट यानी उनकी जो सोच थी, उनकी जो भलाई थी उसके बारे में सोचते थे, है ना। और जो भी क्राफ्टमैन थे, मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उनके बीच में एक सामंजस्य बिठाकर रखते थे। हाउ डिड मौर्याज इंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन, किस तरीके से मौर्य जो है इंपॉर्टेंट टैक्स कलेक्शन किया करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, लेट मी डिलीट दिस, यस, दे हैड ट्रेड ऑफिशियल्स टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड सुपरवाइज टैक्स फ्रॉम ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। फिर पाटलिपुत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों था उस समय में, सो हमने बताया कि उसका लोकेशन, है ना। सो इट वाज द कैपिटल, एक तो ये कैपिटल सिटी थी, ट्रेड का हब था, एंड वेल डिफाइंड विद रोड्स एंड प्लान लेआउट, वहां पर रोड्स जो थे बहुत वेल तरीके से प्लान किए गए थे। हाउ डिड अशोका ट्रीट अदर रिलीजन, जो दूसरे रिलीजन थे उसको अशोका कैसे ट्रीट किया करते थे, हमने देखा कि सबके लिए रिस्पेक्ट रखते थे, है ना। ही प्रोमोटेड टॉलरेंस मतलब सभी धर्मों को बराबरी से मानना चाहिए, एंड डिड नॉट फोर्स कन्वर्शन, और वो किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने को नहीं जोर दिया करते थे। रिस्पेक्टिंग डिफरेंट बिलीव्स, वो सभी बिलीव्स को, विश्वास, सभी के विश्वास को समझते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्टेड गिल्ड्स हेड, जो हेड हुआ करते थे गिल्ड की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ करती थी। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे लेड ट्रेड ग्रुप्स, वो ट्रेड ग्रुप्स को लीड किया करते थे, उनके डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़े तो उनको सॉल्व किया करते थे, और अच्छे से सारी चीजें हो व्यापार की उसको फेयर प्रैक्टिस किया करते थे। नाउ व्हाट मेड अलेक्जेंडर रिटर्न फ्रॉम इंडिया, अलेक्जेंडर इंडिया से क्यों रिटर्न हो गए। तो हमने देखा था कि उनके जो आर्मी पर्सनल थे, जो आर्मी मैन थे, वो हार मान लिए थे, ना, क्योंकि वो बहुत दिनों से लड़ाई कर रहे थे, और वहां जो वेदर कंडीशंस थी आते वक्त इंडिया में वो अच्छी नहीं थी, जिस वजह से बहुत ज्यादा थक गए थे। तो उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था आगे जाने से, ड्यू टू एग्जॉशन एंड अनफैमिलियर कंडीशन, जो वहां की कंडीशंस थी उसको लोग जानते नहीं थे इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, इसलिए वो आगे बढ़ने से मना कर दिए। नाउ डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड रूट्स ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड के समय ट्रेड रूट्स का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बताना है। सो लेट मी डिलीट दिस,
Yes. So answer है इसका ट्रेड रूट्स लाइक उत्तर पथ दक्षिण पथ फैसिलिटेटेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. इन ट्रेड रूट्स का यूज करके गुड्स यानी सामान का एक्सचेंज हुआ करता था, आइडियाज का एंड कल्चर का, एनरिचिंग द एम्पायर इकोनॉमिकली एंड सोशली. पूरे एम्पायर में ट्रेड रूट्स जो है ये इस तरीके से एक दूसरे को इंटीग्रेट किया करते थे जिसकी वजह से एम्पायर इकोनॉमिकली और सोशली रिच हुआ करता था. देन इन व्हाट वेज डिड द मौर्यन एम्पायर प्रमोट वेलफेयर. मौर्य एम्पायर ने कैसे वेलफेयर को प्रमोट किया इसके बारे में बताना है. सो लेट्स सी. सो एम्पायर प्रमोटेड पब्लिक हेल्थ. उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनाए, ट्री प्लांट किए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया, रिफ्लेक्टिंग अ रूलर्स कंसर्न फॉर कॉमन पीपल. एक राजा का जो सामान्य व्यक्ति है उसके प्रति क्या कंसर्न होना चाहिए, कैसे उसकी देखरेख करनी चाहिए, ये सारे जो उन्होंने एक्टिविटीज की इससे पता चलता है. ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर. जो फोर्ट हुआ करते थे, व्हाट रोल डिड फोर्ट एंड मोट्स प्ले इन एम्पायर डिफेंस. डिफेंस के सिस्टम में इन जो फोर्ट्स और मोट हुआ करते थे, जो किले के चारों तरफ गड्ढे हुआ करते थे, वो क्या कैसे हेल्प करते थे. फोर्ट्स के साथ ही जो मोट्स हुआ करते थे ये गार्ड करते थे सिटीज को, इन्वेशन जो हुआ करते थे, आक्रमण वगैरह उसको डिस्करेज करते थे, एंड एम्पायर की मिलिट्री स्ट्रेंथ को और प्रिपेयर्डनेस को कि एम्पायर की जो मिलिट्री है वो कितनी तैयार है उसको दिखाते थे. ओके, नाउ हाउ डिड मौर्य सपोर्ट आर्टिशियंस एंड वर्कर्स. मौर्य जो एम्पायर है उस समय में आर्टिशियंस को कैसे सपोर्ट किया जाता था. सो वो रिकॉग्नाइज करते थे गिल्ड्स यानी मर्चेंट जो व्यापारी का ग्रुप हुआ करता था उसको, सेल्फ गवर्नेंस को अलाउ करते थे कि वो लोग अपनी खुद के गवर्नेंस को देख सकते थे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को एनकरेज करते थे फॉर आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पर्सन. देन हाउ डिड अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म. अशोका ने बुद्धिज्म को कैसे स्प्रेड किया. सो हमने देखा था कि उन्होंने दूत भी भेजे थे, है ना, मिशनरीज भेजे थे श्रीलंका में ताकि मोनेस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाए, एंड फंडेड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर लाइक स्तूपास एंड विहारास. ये भी बनाए थे, ये आर्किटेक्चर बनाने में भी वो फंडिंग किया करते थे. नाउ व्हाट चैलेंजेस डिड एम्पायर फेस आफ्टर एक्सपेंशन. एम्पायर जब बहुत बड़ा होने लगता है तो एक्सपेंशन के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो बताना है. तो इसका आंसर क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड. यस, सो डिफिकल्ट कम्युनिकेशंस, मतलब एम्पायर अब बड़ा हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह बातचीत करना या ट्रेड रूट्स बनाना, ये सारी चीजें डिफिकल्ट हुआ करती थी. जो नॉर्मल लोग हैं, लोकल पीपल हैं, वो रिवोल्ट कर दिया करते थे. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलोड हो जाया करता था जिससे कि लार्ज एम्पायर वीक हो जाया करता था और लास्ट में डिक्लाइन हो जाता था. ओके, सो इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए. अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेंगे. सो सबसे पहले है अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन यूज किए थे तो उससे मैसेज कैसे स्प्रेड होते थे. तो अशोका इशूड रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स रिटन इन प्राकृत यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट टू रीच पीपल अक्रॉस द एम्पायर. वो लोगों तक पहुंचने के लिए इस तरीके से एडिक्ट्स पर अपने जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिखवाया करते थे. दीज इंस्क्रिप्शंस कम्युनिकेटेड हिज मैसेज ऑफ धर्म, पीस, नॉन वायलेंस एंड काइंडनेस टू ऑल. दे वर प्लेस्ड इन पब्लिक लोकेशन. ये जो रॉक एडिक्ट्स हुआ करते थे पब्लिक जगह पर रखा जाता था, जैसे रोड हो गया, ट्रेड सेंटर्स हो गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको विजिबिलिटी हो, मतलब वो देख सके और उसको समझ सके. ओके, नाउ डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड रूट्स ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड. ये आंसर्स मैंने छुपाए नहीं है, आप लोग पहले थोड़ा रुक कर एक एक आंसर समझिएगा तब आगे बढ़िएगा. ओके, रूट्स लाइक उत्तर पथ और दक्षिण पथ जो थे वो डिस्टेंट लैंड्स को कनेक्ट करते थे, स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल को प्रमोट करते थे. दे प्रमोटेड ट्रेड इन टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, जेम्स एंड अदर आइटम्स एनरिचिंग द मौर्यन इकोनॉमी. ट्रेड ने ऑल्सो इनकरेज किया कल्चरल एक्सचेंज, स्प्रेड ऑफ आइडियाज एंड इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल मार्केट. इंटीग्रेशन मतलब उन्होंने दूर दूर के मार्केट्स थे उनको जोड़ा आपस में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अशोका's पॉलिसी डिफर फ्रॉम अर्ली रूलर्स. जो अशोका की पॉलिसीज हैं वो पहले के राजाओं से अलग कैसे थी. तो अशोका ने वायलेंस को रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया कलिंगा वॉर के बाद, और धर्म को प्रमोट किया. ही ट्रीटेड पीपल विद कंपैशन यानी दया. वो लोगों को दया की भावना से ट्रीट करते थे, सभी रिलीजन को सपोर्ट करते थे, और एक्सपेंशनिस्ट वॉर्स मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो वॉर्स हुए थे उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि वॉर्स के थ्रू हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे. हिज रूल, उनके जो शासन था वो फोकस करता था मोर ऑन एथिकल लीडरशिप देन कंक्वेस्ट. एथिकल मतलब नैतिक जो तरीका होता है उस तरीके से लीडरशिप करनी है, कंक्वेस्ट करके मतलब हरा कर किसी को नहीं करनी है. देन 5 मार्क कॉइन्स जो है उनके क्या इंपॉर्टेंस है उसको डिस्क्राइब करना है. तो ये अर्ली कॉइन्स है जो पूरे रीजन में यूज हुआ करते थे और यूनिक एक स्टैम्प सिंबल हुआ करता था. दे हेल्प रिप्लेस बार्टर एंड स्टैंडर्डाइज ट्रेड एंड टैक्सेशन. इसने रिप्लेस कर दिया बार्टर सिस्टम को. बार्टर सिस्टम क्या होता है कि कोई सामान मेरे पास है, अब मुझे कुछ खरीदना है तो मैं वो सामान इस व्यक्ति को दूंगी और ये वाला खुद खरीद लूंगी, है ना. सो सामान के बदले में सामान लेना, और ये सब हटाकर और वहां पर अब कॉइन्स है तो कॉइन से ट्रेड आसान हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया. कॉइन्स reflect the growth of a monetized economy under the Maurya rule. कि मोनेटाइज
कि इकोनॉमी में मनी का फ्लो होने लग गया और मौर्य रूल को इससे ग्रोथ भी मिली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मौर्य सपोर्टेड आर्टिशन एंड वर्कर्स, आर्टिस्ट और वर्कर्स को कैसे सपोर्ट किया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी था, अब वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आ रहा है, तो उस तरीके से आप आंसर लिख लेंगे। उन्होंने गिल्ड्स बनाए ताकि प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाए और सेफ गार्ड किया जाए उनके राइट्स को। फिर एम्पायर ने सपोर्ट किया ट्रेड पॉलिसी से और इंफ्रास्ट्रक्चर से। जो स्किल्ड वर्कर्स थे हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ सफिशिएंसी। हाउ डिड मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज थे उन्होंने इंडिया की सोसाइटी को इंडिका में कैसे डिस्क्राइब किया है। सो उन्होंने बताया इंडियन जो सिटीज थी वो बहुत वेल प्लान थी, वहां पे स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस था एंड अ रिच कल्चर, और रिच कल्चर था। सोसाइटी जो थी वो डिवाइड थी ग्रुप्स में, है ना, प्रोफेशन के बेसिस पे ग्रुप हुआ करते थे। जैसे जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं उनका अलग ग्रुप है, रिजेंबलिंग कास्ट डिवीजन। हिज वर्क गिव्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेली लाइफ। मौर्य के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है और डेली जो दिनचर्या थी वो कैसी थी वो भी पता चलता है। देन नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। सो एम्पायर जो था वो डिवाइड था प्रोविंसेस में, मतलब ये पूरा एम्पायर है, इसमें प्रोविंसेस हुआ करते थे, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर अभी स्टेट्स हुआ करते हैं कंट्री में वैसे। फिर सारे जो प्रोविंस है उनको मैनेज करवाया जाता था गवर्नेंस से और लोकल ऑफिशियल से। किंग जो रूल करते थे पाटलिपुत्र जो सेंटर था, और किसकी मदद से, मिनिस्टर्स, स्पाइस एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस स्ट्रक्चर एनेबल एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन, लॉ एनफोर्समेंट एंड कम्युनिकेशन। ये जो सिस्टम था कि यहाँ पर गवर्नर्स रूल कर रहे हैं, ये सारा ये जो शासन का तरीका है इससे लॉ को एनफोर्स कराने में, मतलब हर जगह पे लागू कराने में, टैक्स वसूलने में, कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प मिलती थी। देन ये जो गिल्ड होते थे ये मौर्यन एम्पायर को कैसे कंट्रीब्यूट करते थे। गिल्ड जिसे श्रेणी भी कहा जाता है, ये ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर्स और आर्टिशंस, ये वर्क क्वालिटी को रेगुलेट करते थे और फेयर प्राइसिंग, ये नहीं कि कोई चीज बनाई और उसका प्राइस बहुत ज्यादा रख दिया, फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए, उसको मेंटेन करते थे। दे मेंटेन इकोनॉमिक डिसिप्लिन एंड हैड लीडर्स टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट टू द स्टेट। उनके बारे में, उनके इंटरेस्ट को रखने के लिए राजा के सामने, सम्राट के सामने लीडर्स हुआ करते थे और इकोनॉमिक एक डिसिप्लिन वो लोग बनाकर रखते थे। गिल्ड्स जो होते थे वो इकोनॉमी को टैक्सेस के थ्रू, ट्रेड्स के थ्रू और स्किल प्रोडक्शंस के थ्रू हेल्प किया करते थे। ओके, So finally with this students we are done with chapter number 2, 4 and 5. अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखो 3 और 6 तो मैं हमने पहले ही ले लिया था, तो 2, 3, 4, 5, 6 तक हमारा हो गया। उसके बाद वाले पार्ट में हम 7th और 8th चैप्टर, फिर 9th और 10th एंड 11th और 12th। तो जिसके भी एग्जाम में जो आने वाला है वो आप अपना पार्ट स्किप कर करके देख सकते हैं। ओके, सो अभी तक कौन कौन से बच्चे पूरी वीडियो में बने हुए हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बताइए मुझे कौन कौन अभी तक देख रहा है वीडियो को, मतलब पूरा वीडियो बहुत कम बच्चे देखते हैं। सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।